Good morning class. Today we will study our chapter number 8 that is force and pressure. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स होता क्या है, फोर्स नाम की जो चीज़ है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम कहाँ फोर्स जो है उसको यूज कर रहे हैं, और एक फोर्स आपके जिस चीज़ के ऊपर आप अप्लाई करते हो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, फोर्स कितने टाइप से आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हो, और उसके साथ साथ हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर चैप्टर की, तो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर आपका साइंस की ब्रांच फिजिक्स के अंदर आपका आता है, जिसमें आप नेचुरल और नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर जो है आपके फिजिक्स में आपके आते हैं, और इसको हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है एनी टाइप ऑफ पुश और पुल। ये सिंपल सी एक फोर्स की डेफिनेशन बनती है, किसी तरीके से किसी चीज को या तो पुश करना या फिर पुल करना, मीन्स या तो आप उसको धकेलोगे या फिर आप उसको खींचोगे, ये आपका सिंपली कहलाता है फोर्स। अभी जो फोर्स है उसमें डेफिनेशन के अंदर मैं अगर बोल दूं पुश और पुल, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं आती तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर आपकी वो एक्टिविटीज भी आती हैं जिसमें आप किसी चीज को थ्रो कर रहे हो, जिसमें आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, जिसमें आप किसी चीज के ट्विस्ट कर रहे हो, मींस इस तरीके की जो एक्टिविटीज आती हैं जिनमें आप अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। मस्कुलर फोर्स मींस वो फोर्स जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, मसल्स। आपकी मसल्स जहां यूज हो रही है, नाम से है मस्कुलर मसल, मींस आपकी बॉडी मसल्स जहां यूज हो रही हैं वो फोर्स, आप वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। हालांकि तो आपका जो फोर्स है उसमें केवल पुश और पुल ये दो एक्टिविटी मत रखना, भाई किसी गाड़ी को पीछे से पुश कर दिया, ठीक है, या फिर कोई खिलौना है उसको हम धागा बांधा और उसको खींच रहे हैं, जस्ट ये नहीं होता। किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, उसको दबाना, ये भी आपका फोर्स के अंदर आता है। किसी चीज को खींच के लंबा करना, यहाँ पे भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। किसी चीज को लिफ्ट करके दूसरी जगह पे अगर आप रख रहे हो तो आपने फोर्स अप्लाई किया है। ऊपर से उठा के नीचे अगर रख रहे हो तो किसी चीज को फेंका, उसमें भी आपका फोर्स लग रहा है। किसी चीज को आपने ट्विस्ट कर दिया, एल्बो ट्विस्टिंग, लड़ाई वगैरह जब होती है तो ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, आपका फोर्स के अंदर आता है। जस्ट पुश एंड पुल ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन पुश और पुल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। भाई किसी चीज के ऊपर मान लिया मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन पोजीशन, जगह बदल जाएगी, ठीक है। एक फुटबॉल है वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, मींस कैसे फोर्स अप्लाई किया, मैंने उसको किक कर दिया, मैंने किक किया, मैंने पैर से उस पर क्या किया, मस्कुलर फोर्स अपना अप्लाई किया है। तो अभी क्या होगा वहां पे, क्या वो फुटबॉल वहीं पे रहेगा, नहीं, वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, आगे चला जाएगा, कहीं मोशन में आ गया, स्टेट भी चेंज हो रही है, स्टेट चेंज कर लिख सकते हो, पोजीशन भी आपकी चेंज कर रहा है वहां पे। तो पोजीशन चेंज हुआ। एक डस्टर है, ठीक है, वो आपका एक जगह पे रखा हुआ, मैंने उठा के दूसरी जगह रख दिया, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, फोर्स की वजह से। बुक रखी है, ठीक है, वो नीचे रखी हुई है, मैंने उठा के उसको ऊपर रख दिया, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, फोर्स की वजह से। सारी एक्टिविटीज आपकी आती हैं। तो फोर्स जो है, और काफी एग्जांपल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां पे आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है। इसके बाद सेकंड आता है चेंज इन स्पीड। स्पीड के अंदर आप चेंज लेके आते हो,
कैसे? बाइसिकल चला रहे हो, पेडल मारना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मारोगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, ज्यादा लगा दो, पेडल को तेजी से लगाना शुरू करो, क्या होगा? बाइसिकल की स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी। दूसरा, इसी का अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो कैसे होगा? आप बाइसिकल चल रही है, आपने ब्रेक सप्लाई कर दी है, ब्रेक के लिए क्या किया? दबाया होगा, ठीक है, जो ब्रेक है उनको दबाया होगा आपने, तभी तो ब्रेक सप्लाई हुए हैं, अपने आप तो नहीं हो गए, आपने सोचा और ब्रेक अप्लाई हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो आपने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया, किसके ऊपर? आपके जो ब्रेक्स आपके हैंड के पास में जो थे वहां पे, फिर उनसे अटैच्ड टायर के ऊपर जो थे, लेदर वगैरह जो लगा हुआ था, उनके ऊपर वो गया और वहां एक्ट हुआ है उसका, ठीक है। तो स्पीड वहां पे क्या होगी? ब्रेक लगा है तो गाड़ी की स्पीड ऑब्वियसली चीज है, कम होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रुक भी जाएगी। तो यहाँ क्या है? फोर्स स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरफ से कर रहा है। थर्ड आता है चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज लेके आता है। अभी डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है? तो डायरेक्शन में चेंज जो है सिंपली आता है। बाइसिकल सभी बच्चे चलाते हैं, बाइसिकल चलाते टाइम पे आपने क्या किया? रास्ते पे मोड़ आ गया, क्या करते हो? हैंडल टर्न करते हो। वो हैंडल किससे टर्न किया? आपने अपना मस्कुलर फोर्स उसके ऊपर लगाया है, आपने हैंडल को मोड़ा तभी तो मुड़ा ना, अपने आप तो नहीं मुड़ा। तो वहां आपने जो फोर्स, आपने अगर अपने आप ने मोड़ गया वो एक अलग चीज होती है, वो टायर के ऊपर जो फोर्स लगा है कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर आपने मोड़ा है, इट मीन्स वहां पे क्या हुआ है? फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई किया गया, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। मैंने अगर टर्न किया तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, आपने अगर किया है तो आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो इस तरीके से क्या होगा? उसकी डायरेक्शन, भाई हो सकता है वो साउथ साइड में जा रही थी, घुमा दिया, मोड़ आ गया, तो ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। साउथ से या तो वेस्ट चली जाएगी, नॉर्थ चली जाएगी, ठीक है। यू टर्न अगर ले लेते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, साउथ से नॉर्थ में आ जाएगी आपका। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? फोर्स अप्लाई करके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। इसी का अगर कुछ और एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप चिड़ी बल्ला अपना खेलते हो, नॉर्मली चिड़ी बल्ला ले लो, बैट बॉल ले लो, ठीक है, वो आप खेलते हो। वहां क्या है? यही तो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। बॉलर आया, बैट बॉल आप खेल रहे हो, बॉलर आया, बिल्कुल स्टंप के ऊपर उसने गेंद डाली, आपने क्या किया? अपने बल्ले की हेल्प से गेंद की डायरेक्शन चेंज कर दी। हो सकता है आपने जिधर से बॉलर ने डाली थी उधर आपने उसको भेज दिया हो, या फिर आपने लेफ्ट राइट कर दिया हो उसको, आपकी गेंद की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हुई है। किसकी वजह से? आपने बैट के थ्रू जो फोर्स लगाया उसकी वजह से, तो डायरेक्शन चेंज होती है। चिड़ी बल्ला जो आपका है उसमें क्या होता है? सेम उसमें भी ऐसा ही होता है। आप जो चिड़ी है उसकी डायरेक्शन को आप जो है चेंज कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको भेज सकते हो। तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। इसके बाद ये 2 पॉइंट हैं, आपकी बुक में इनको इकट्ठा दे रखा है। एक है आपका चेंज इन शेप, और मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, चेंज इन साइज। हालांकि दोनों एक साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो। सिंपल सा है आपका कि आपके पेपर ले लो, सिंपल एग्जांपल, आपके नोटबुक का एक पेपर है, आपके हाथ में है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, एज इट इज बिल्कुल सीधा है। मैंने क्या किया? मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया, शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। साइज रिड्यूस हो जाएगा, पहले इतना बड़ा था, पूरा इतना बड़ा था पहले, ठीक है, उसको मैंने जब स्क्वीज किया तो मेरी मुट्ठी के अंदर आ गया, मीन साइज भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। वहां पे शेप चेंज करने का स्पंज का आप कर सकते हो, कपड़े को हम फोल्ड करके रखते हैं, तय जिसको हम बोलते हैं, वो करके हम रखते हैं, वहां पे भी क्या हो रहा है? आपकी शेप चेंज हो रही है। और काफी एग्जांपल है जिसमें आप शेप को आप चेंज कर सकते हो, साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, रबड़ को एक्सटेंड कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो आप रबड़ बैंड को, उनमें उनका साइज क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। बलून के अंदर जब आप हवा भरते हो तो उसका साइज क्या हो जाता है? फूल जाता है। फिर उसी को अगर आप दबा दो, साइज कम हो जाएगा। एक आपकी टेनिस बॉल आती है जो काफी मुलायम होती है, और आप अपने हाथों से, या फिर स्ट्रेस बॉल जो आती है आपकी, उसको आप क्या कर सकते हो? अपने हाथों से स्क्वीज कर सकते हो। वहां साइज क्या होगा? साइज और शेप दोनों में क्या आता है? चेंज आता है उस टाइम पे। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। एक फोर्स कितने इफेक्ट आपके ला सकता है? तो मेनली 5 जो चेंजेस हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आ सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका टाइप ऑफ फोर्सेस।
टाइप ऑफ फोर्स के अंदर सबसे पहला हमने पढ़ लिया है, एक मस्कुलर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसी में दो टाइप से हम इनको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है आपका नॉन कॉन्टैक्ट अभी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट मे भी कोई आप बच्चे कई ये समझे कि सर हमारी बुक में अलग दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर मत जाइएगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स आपके वो फोर्स आते हैं जहां पे दो ऑब्जेक्ट अगर आपके हैं उनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फुटबॉल को डिस्प्लेस करना है उसकी पोजीशन से, मेरे को उसको मूव करना है उसकी पोजीशन से, मैं क्या करूंगा, किक करूंगा। किक मेरे पैर और फुटबॉल के बीच में जब तक कांटेक्ट नहीं होगा वो फुटबॉल वहां से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको किक करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, मींस कांटेक्ट हुआ। तो यानी कि जो मस्कुलर फोर्सेस हैं हमारे, वो आपके किसके अंदर आते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर में आते हैं, उनके बीच में कांटेक्ट हुआ है। फिर आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऑब्जेक्ट के बीच में केवल फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल इसका आप ले लो, इसके अंदर आप एक याद भी कर सकते हो, पहले आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में। मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आयरन के जो पीसीज हैं और एक मैग्नेट जो है, आयरन और मैग्नेट के बीच में आपका एक्ट करता है। अभी क्या इसमें कोई कंपल्सन होता है कि आयरन नेल को जब तक मैग्नेट टच नहीं करेगा तब तक वो अट्रैक्ट नहीं होगी? नहीं। क्या करती है, मैग्नेट जितनी पावरफुल होगी वो उतने डिस्टेंस से क्या करेगी, उन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो अट्रैक्शन हुआ वहां पे, तो मींस वहां एक्चुअल कांटेक्ट उनके बीच में नहीं हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को नहीं छुआ है, दोनों के बीच गैप था, लेकिन जो मैग्नेट थी उसने आयरन मेटल के जो पीसेस थे उनको क्या किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो ये आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें मैंने आपको एक बता दिया मैग्नेटिक फोर्स, एक सिंपल सा फोर्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता है। हालांकि टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर ही क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों आ जाती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, वो फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ में। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, आपका नॉन कॉन्टैक्ट है। वो ये थोड़े ना कोई वहां पे गया उसको टच किया और बाद में लेके आया, नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में आपका आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी आपके किसके अंदर आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में आता है। तो ये बेसिकली दो टाइप के आपके फोर्सेस थे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स के टाइप हैं जो इन्हीं में सब डिवाइड होते हैं। जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। ये आपके फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर में भी आपके आते हैं। तो इनको हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, हम अभी पढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको जो अभी बताया कि फोर्स जब तक हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फुटबॉल को जब तक हम किक नहीं करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। डस्टर है जो जहां रखा हुआ है वहीं पे रखा रहेगा, फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होता है उसके ऊपर में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अगर उसको आप पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको स्लाइड चेंज जो मिलेगा। हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, आपको साइकिल आप जब चलाना स्टार्ट करेंगे पेडल मारते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने एक बार उसको पेडल मारा और मेरी बाइसिकल कंटिन्यू चलती रही। मैंने फुटबॉल को किक किया, मैंने किक करने के बाद वो फुटबॉल कुछ दूर तो जाता है, उसके बाद रुक क्यों जाता है। ठीक है, तो ये जो है मैंने बताया कि फोर्स अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तो ना चीज को रोक सकते हैं ना ही चीज को चला सकते हैं, ऐसा बताया। लेकिन ये जो मैंने अभी एक्टिविटी बताई, बाइसिकल कुछ देर चलने के बाद रुक जाती है,
झूला जो लगातार हमने झुलाया, उसके बाद वो रुक जाता है एक टाइम पे, उसके बाद सेम टू सेम फुटबॉल का आपका था, कुछ दूर चलेगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी, फिर से किक करना पड़ता है उसको। तो ये क्यों होता है? तो ये आपका है बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस के ऊपर क्या करता है, मूव कर रहा है। फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, बाइसिकल रोड के ऊपर आपकी मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इन दो सरफेसेस, जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर से मूव करता है तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी की वजह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ दूर चलने के बाद में रुक जाते हैं। अभी झूले का मैंने जैसे एग्जांपल दिया, बोला वो तो कहीं नहीं चल रहा, सड़क के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर या कहीं और नहीं चल रहा, वो तो हवा में है। तो वहां पे आपका जो फोर्स लगता है वो आपका एयर रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं, मीन्स हवा उसके ऊपर प्रेशर बनाती है। अभी जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वैसे ही एयर आपकी क्या करती है, स्टॉप करने में हेल्प करती है। और जब आप बाइसिकल चला के छोड़ देते हो तो उसपे ये नहीं है कि अकेला फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। अब जब भी हम चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हवा को चीरते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम अगर चल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और जब हम इतना फोर्स अप्लाई करते हैं कि हम उस फ्रिक्शन के ओवर आ जाए, तब जो है चीजें जो है वो आपकी चलना स्टार्ट करती हैं। ओके, अभी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगर अंदर हम बात करें तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड में मोशन कर रहा है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट में एक्ट करता है। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट की मोशन की पोजीशन है, इस पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तभी तो वो चीजों को रोकता है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो गया। अभी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बाइसिकल जो है वो हर एक सरफेस के ऊपर ऐसे ही चलेगी। अभी कई सरफेस तो ऐसे होते हैं जिसके ऊपर अगर आप कोई चीज चलाते हो, जैसे बॉल अगर मैं छोड़ दूं फर्श पे, उसको थोड़ा सा मैंने पुश किया है, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, वो कोई सरफेस ऐसा होगा जिसके ऊपर वो लंबा जाएगी, कोई सरफेस ऐसा होगा जिसपे वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक तो मैं मिट्टी में डालूं और एक मैं फर्श के ऊपर डालूं, तो किस पे ज़्यादा जाएगी? फर्श के ऊपर ज़्यादा जाती है, मिट्टी पे कम चलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है कि मैं एक तो रफ सरफेस के ऊपर, खुरदरा जो है उसके ऊपर मैं उस बॉल को डालूं, और एक मैं बिल्कुल टाइल वाला जो मार्बल जो है जिसको फ्रिक्शन जिसका काफी कम कर दिया गया, बिल्कुल प्लेन है जो, ठीक है, उसको उसके ऊपर अगर मैं चलाऊं तो उसके ऊपर मेरी जो बॉल है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों? तो ये है आपका सरफेस जो है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा। अगर आपका सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस कैसा है, स्मूथ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यही सरफेस अगर रफ है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड एरो कम हो जाएगा, अपवर्ड एरो बढ़ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे बढ़ जाता है। हालांकि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सरफेस, अगर मान लिया मैं बोल रहा हूं ना स्मूथ, तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, नहीं। इरेगुलरिटीज उस सरफेस के ऊपर भी होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी रफ के ऊपर होती है। रफ पे इरेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर से ट्रेवल करेगा उसको मूव करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, इसके बाद आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो तरीके से होता है, एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा आपका आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मींस इसको आपका कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, और काइनेटिक का मतलब होता है आपका मोशन, ठीक है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका वो रेस्ट में जो चीजें होती हैं उनके ऊपर लगता है। अभी ये कैसे लगता है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो आप एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप पुश करते हो तो उसके ऊपर भी
फ्रिक्शनल फोर्स लगा होता है, ठीक है। जब तक आप उस फ्रिक्शनल फोर्स से ऊपर का फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो चीज आपसे मूव नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको नोटबुक जो है वो खिसकानी है, टेबल बेंच जो है वो आपको डिस्प्लेस करना है, कर सकते हो क्योंकि उतना फोर्स आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जितना उसका फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स आप अप्लाई कर दोगे। मैं अब बोलता हूं एक अलमारी है जिसके अंदर सामान है, हैवी है, आपको डिस्प्लेस करनी है, ठीक है। एक अकेला उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दो लगाए, दो ने उसको कर दिया। अब दो में ऐसा क्या हो गया कि एक से नहीं हुआ था, तो मेन जो चीज है वो क्या है, फोर्स। जब वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स है, और आपको क्या करना पड़ा है, आपको फोर्स उसके ऊपर इतना लगाना पड़ा है कि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उससे आप ज्यादा हो जाओ। जब तक आप उसके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और ये सभी के ऊपर लागू होता है। फिर जैसे ही वो अलमारी एक बार डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गई, आप उसके ऊपर कंटिन्यू फोर्स लगाइएगा, आपको उतना फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना आपने स्टैटिक के अंदर लगाया था। मींस मोशन में जब वो चीज आ जाती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था वो क्या चला जाता है, डाउन चला जाता है, कम हो जाता है। मींस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। यानी कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, जब मोशन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर कम लगता है। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ दो पॉइंट आपके हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तभी एक बॉडी स्लाइड करना या मूव करना स्टार्ट करती है। दूसरा जो आपका है स्टेशनरी जो फ्रिक्शन होता है वो स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में जो बॉडीज होती हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, और काइनेटिक जो है वो आपका मोशन में जो बॉडीज होती हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। अभी इसके बाद आता है इज फ्रिक्शन हेल्पफुल। क्या फ्रिक्शन जो है वो हेल्पफुल होता है, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन इज फ्रिक्शनल फोर्स हेल्पफुल। क्या ये हेल्पफुल होता है आपके लिए, क्या ये आपको कहीं पे मदद करता है जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है? तो सबसे पहला मैं खड़ा हूं, ठीक है, आप भी सभी खड़े होते हो, चलते हो, दौड़ते हो, तो इन सभी के अंदर आपको फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आप स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जैसे आपका पैर किसी केले के छिलके पे आ गया हो, ठीक है, या फिर कहीं सरफेस काफी ज्यादा प्लेन हो गया हो, तो ऐसे आप फिसल जाते हो। तो सेम आपके साथ यहाँ पे होगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आप फिसल जाओगे, ठीक है। गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक जो अप्लाई होते हैं वो भी आपके फ्रिक्शन की वजह से ही अप्लाई होते हैं। अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो आपकी गाड़ी के या तो ब्रेक्स ही काम नहीं करेंगे, या फिर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन अगर खत्म हो गया तो क्या होगा, तो आपके जो गाड़ी जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, स्किड करेगी, जिसको हम फिसलना बोलते हैं। बाइक वगैरह कई बार आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह के अंदर काफी सीन आते हैं, ठीक है, कि बाइक जो वो स्किड कर गई है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, लेस फ्रिक्शन होने की वजह से आपका होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे, हाँ, आपका एग्जाम्पल काफी अच्छा है, मैचस्टिक सभी बर्न करते हैं, ठीक है। माचिस लिया, उसके अंदर से स्टिक निकाली, रब किया, जल गई। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो मैच स्टिक है जो आपने बर्न किया है वो भी आपका काम नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका पेंसिल, पेन, या फिर मैं मार्कर से यहाँ लिख रहा हूँ, कई चौक यूज करते हैं, वो सारे भी आपके किसकी वजह से काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से काम कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो आपका चौक है वो बोर्ड के ऊपर लिखेगा नहीं, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये सारे क्या हैं, हेल्पफुल नेचर हैं फ्रिक्शनल फोर्स के, जहां वो हमको हेल्प कर रहा है। एक और अगर कॉमन एग्जांपल, आपने नट बोल्ट देखे होंगे। नट बोल्ट जो हैं वो आपके रुके रहते हैं, मैंने टाइट किया वो रुका हुआ है, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से।
अगर वो नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो आपका क्या होगा, जो नट बोल्ट हैं वो अपने आप ओपन हो जाएंगे, गिर जाएगा। फिर अगर किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए तो वो पूरी खुल के और नीचे गिर जाएगी। आप अगर उसके अंदर बैठे हुए, चलते चलते सब कुछ खुल जाएगा उसका। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो क्या है, रुके हुए हैं। अभी बात करते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ कोज करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जितना हमारे लिए हेल्पफुल है उतना ही नुकसानदायक भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी को वेस्ट करता है। कैसे वेस्ट करता है एनर्जी को? आपकी कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उतना फोर्स ज्यादा, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर आने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसको काइनेटिक फ्रिक्शन से ऊपर रहने के लिए हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी जो है अपनी यूज करनी पड़ेगी। और फ्रिक्शन जहां पे भी अप्लाई होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। अभी कोई एनर्जी अप्लाई की गई है, वो हीट एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है, नुकसान है। और हीट एनर्जी जो है वो क्या करती है, मशीनरी को डैमेज करती है। मशीनरी डैमेज होगी तो नुकसान होगा, हमको रिपेयरमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन ने यहाँ क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। इसके बाद में वियर एंड टियर करता है, ठीक है। आप लोग देखते हो, आप नॉर्मल स्लीपर वगैरह अपने पहनते हो, शूज वगैरह आप लोग अपने पहनते हो, क्या होता है, अगर ऊपर से नहीं फटेंगे आपके किसी और डैमेज की वजह से, तो नॉर्मली क्या होगा, उनका जो नीचे का जो तली होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता घिसना स्टार्ट हो जाएगी। और स्लीपर के साथ तो ये एग्जांपल हम लोग काफ़ी देखते भी हैं, ठीक है। स्लीपर आहिस्ता आहिस्ता इतने मोटे लाए थे, आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते पतले होते हुए चले जाते हैं। किसकी वजह से हो रहा है वो चीज़, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो जहाँ जितना ये लाभदायक है उतना ही ये क्या करता है, नुकसान भी करता है। गाड़ियों के अंदर टायर वगैरह जो होते हैं, रन करती हैं, रोड के ऊपर चलती हैं, ब्रेक्स वगैरह अप्लाई होते हैं, फ्रिक्शन बढ़ता है, तो उसकी वजह से टायर वगैरह जो है वो कई बार फट भी जाते हैं, घिसेंगे, ठीक है, पुराने होंगे, घिसते जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि टायर ब्रेक्स वगैरह अप्लाई होने की वजह से जो है फट भी जाते हैं। अभी बात आती है कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस। हेल्पफुल नेचर की हमने बात कर ली, इसके नुकसान जो थे। अभी हाउ टू रिड्यूस, क्या फ्रिक्शनल फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस, वी कैन डू सो, ठीक है। हम काफी बार ऐसा करते भी हैं। हम क्या करते हैं, जैसे बाइसिकल की अगर हम लोग एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, चेन जो होती है साइकिल के अंदर, उसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो ऑयल डालते हैं या ग्रीस वगैरह डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइकिल की जो चेन होती है वो आपकी कंटिन्यू चल रही है, अभी चलेगी, तो उस टाइम पे उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसका वहां पे मतलब उसके ऊपर भी तो एक्ट करेगा। वो पुरानी होगी, घिसेगी, ठीक है, हो सकता है वो घिसने की वजह से टूट भी जाए। अभी जो हमने तेल वगैरह उसके ऊपर डाला वो क्या कर रहा है, तो वो उसके मूवमेंट को थोड़ा सा क्या कर रहा है, स्मूथ बना रहा है। आपने सुना भी होगा भाई तेल क्यों डाल रहा है, क्योंकि पीछे चलाने में काफी परेशानी हो रही थी, अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव, मीन्स ऑयलिंग हम करते हैं, ऑयल लगाते हैं हम सरफेसेस के बीच में। ये एक्चुअल में करता क्या है, जो सरफेस के बीच में जो ऊपर मीन्स एक सरफेस है, इसके ऊपर मान लिया कोई इरेगुलरिटी है, इस सरफेस के ऊपर भी कोई इरेगुलरिटी है, तो वो उनको क्या करेगा, मूव करने में आसानी करेगा, आसानी से वो मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, ऑयलिंग जो है वो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इसके बाद ग्रीस वगैरह भी कई बार कई सरफेसेस के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमन आता है आप लोगों का बॉल बेरिंग का यूज। बॉल बेरिंग जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली एक रोड के ऊपर उनको फिट किया जाता है, फिर वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई दूसरी चीज जो रोटेट, टायर के अंदर आप लोग देखो और मोटर के अंदर बेसिकली आप लोगों को बॉल बेरिंग जो वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों, यूज कहाँ है उनका, तो बॉल बेरिंग आपका स्मूथ मूवमेंट के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, तो वहां पे भी स्मूथ मूवमेंट। और एक चीज होती है आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका लेस देन होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अभी ये रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन कैसे होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोल करना और स्लाइड करना, ये चीज तो समझ में आती है, ये चीज है, ये इसके ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड। जैसे ये मार्कर ये स्लाइड कर रहा है ऐसे, लेकिन यही मार्कर जब यूं मूव करना स्टार्ट कर दे इस तरीके से, ये क्या हो गया है, रोलिंग। आप बॉल डालो किसी सरफेस के ऊपर, वो क्या करती है, रोल करती है, ठीक है। एक अलमीरा जिसको आप उठा नहीं सकते, आप उसको खिसकाते हो, वो क्या है, स्लाइडिंग है।
तो रोलिंग फ्रिक्शन वो हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। अभी बॉल बेरिंग जो है वो रोलिंग का काम करता है, तो रोल अगर चीज हो रही है। अच्छा, इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लो। एक तो अलमारी को आपको मैं बोलूं हैवी अलमीरा है, एक तो आपको बोलूं स्लाइड करना है, और एक कंसेप्ट आता है उसके नीचे आप आयरन रोड रख लो राउंड में जो होती है, या आयरन पाइप होलो पाइप आप लोग उसके नीचे रख लो, उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, उसके ऊपर आप स्लाइड करके देखो। आप लोग खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि उस चीज को स्लाइड करना मुश्किल था, जबकि उसको जो पाइप्स थे उनके ऊपर उसको रख के और उसको रोल करवा के, मतलब रोलिंग जो हमने करवाया है वो आसान था। सेम हैवी ऑब्जेक्ट है लेकिन स्लाइड करने में मुश्किल है और रोल करने में आसान है। ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।